नमस्कार। इसके पहले कि हम हमारी ये कहानी शुरू करें, मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगी। हम सबका एक नाम होता है जो अक्सर हमारे माता पिता हमारे लिए चुनते हैं, जो आगे जाकर हमारी मूल पहचान बनता है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये एक नाम कितना पावरफुल होता है? ये नाम ही है जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके थॉट्स, यहाँ तक कि उसके भविष्य पर भी अपना गहरा प्रभाव रखता है। कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारे इस एक नाम का हमारे जीवन में, जानते हैं इस कहानी से। तो चलिए साथ में समझते हैं द पावर ऑफ नेम। समीर शर्मा जी और राम जी की मेहनत का नतीजा था। एक कोयला जिसे दोनों ने तराश कर हीरा बनाया था। 4 साल की कठिन तपस्या थी दोनों की, जो कुछ ही महीने पहले फलीभूत हुई थी जब समीर सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग में गया था। राम जी जानते थे कि पुलिस अधिकारी के लिए अच्छी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, इसलिए अपनी शादी में भी आने का नहीं कहा। उसी समीर की माँ आज सीरियस थी। रास्ते भर राम जी और शर्मा जी अपने ही विचारों में मग्न थे, सो आपस में बोल भी नहीं रहे थे। जानकी समीर से मिली तो कभी नहीं, पर जानती तब से थी जब वह शर्मा जी के हॉस्टल में रहता था और गाहे बगाहे राम जी उसी की चर्चा करते रहते थे। इसलिए दोनों की मनोदशा को समझ जानकी भी चुप रही। गाड़ी कोई 1.5 घंटा चलकर राजबरारी गांव पहुंची। रात के 1 बज रहा था। गांव में घुप अंधेरा था। कहीं कोई लालटेन टिमटिमा रही दिख जाती थी, पर सब और सन्नाटा पसरा था। समीर के घर के पास पहुंची गाड़ी तो कुछ चहल पहल जान पड़ी। मोहल्ले गांव के लोग इकट्ठे थे। अब तो राम जी और शर्मा जी दोनों के ही चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कहीं समीर की माँ? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जानकी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। रमूण गाड़ी रुकने से पहले ही पीछे बैठा बालक कूद गया, जिसे देख एक बूढ़ा उठा। बाबूजी। लड़के ने गाड़ी से उतरे 2 साहब लोगों की ओर इशारा कर बोला, बाबूजी आप लोग ठीक आ गए? समीर है नहीं और उसकी माँ की हालत बिगड़ रही है। बूढ़ा बोला, फिक्र न करो बाबा, हम लोग अभी उन्हें ले चलते हैं अस्पताल। शर्मा जी बोले और सभी तेजी से अंदर की ओर लपके। अंदर एक खाट पर समीर की माँ लेटी थी और कुछ स्त्रियां गांव की उन्हें घेरे बैठी थीं। भीतर आए 3 अपरिचित चेहरों को देखकर सभी खड़ी हो गई, पास से हट गई। शर्मा जी और राम जी आगे बढ़े और दोनों आजू बाजू बैठ गए खाट के पास। पहचाना आपने? शर्मा जी ने पूछा। आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बनाई है आपने। छिन आवाज में धीरे से बोली जना। हम आपको लेने आए हैं, अस्पताल में भर्ती करने। राम जी बोले। आप आ गए, यही मेरे लिए जरूरी था। अब कोई चिंता नहीं, कहते हुए जना की निगाह राम जी के पास खड़ी युवती पर गई। ये तोमर साहब की पत्नी है, अभी अभी शादी हुई है, शर्मा जी ने बताया। जानकी? अरे आप जानती हैं मुझे? आश्चर्य मिश्रित खुशी से पूछा जानकी ने। बैठ गई नीचे राम जी के बगल में। समीर आप लोगों के बारे में इतना बताता रहता है कि लगता है आप सबसे न जाने कितनी बार मिली। शर्मा जी और तोमर साहब को एक बार आए थे समीर के साथ, जब उसे पढ़ाने ले गए थे। सच पूछो तो इन दोनों ने मेरे बेटे के लिए इतना किया है कि मैं इस जन्म तो इनका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, आपका बेटा होनहार था, प्रतिभा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। हम नहीं मिलते तो कोई और मिल जाता। राम जी बोले। प्रतिभाएं ऐसे गाँवों में दम घोट लेती है साहब, मुझे कहने दो आप के बारे में। कमाल है, आपकी बातों से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, जानकी ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ से लगे महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव से हूँ। हमारे गांव में स्कूल था जिसमें मैं 7वीं दर्जा तक पढ़ी थी। फिर समीर के पिता मजदूरी करने हमारे गाँव आए थे और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, शादी कर ली। बहुत दिन वहीं रहे। शादी के कई सालों बाद समीर हुआ, तब यहाँ चले आए। समीर के पिता यहाँ हमारी थोड़ी खेती थी उसे करते थे। समीर छोटा था तभी चल बसे थे बीमारी में, तभी समीर को आपकी बहुत चिंता रहती थी। शर्मा जी बोले। ये तो सही कह रहे हैं आप। आपके घर यदि उसे माँ जी और छोटी बहन का प्यार ना मिलता तो वह कब का भाग आता गाँव। कहते कहते आंसू निकल आए जना के। उसने भी तो तान्या का दिल जीत लिया है कि उसी का नाम रटती रहती है।
ज़रूर पिछले जन्म में आपका बेटा रहा होगा। कहते कहते फिर फपक पड़ी जना। पिछले ही क्यों, इस जन्म में भी है, राम जी बोले। इस जन्म में तो उसके दो दो माता पिता हैं जो उसकी देखभाल करेंगे। तभी तो कह रहे हैं कि अस्पताल चलकर भर्ती हो जाओ। सही नहीं हुई तो कैसे करोगी देखभाल? इस बार पीछे खड़े अधेड़ उम्र के गांव के सज्जन बोले। जमुना भैया, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही। मेरा और केसरी का काम तो आज यहीं खत्म हुआ, अब तो इन लोगों का है। कहते हुए जना ने जानकी का हाथ जोर से पकड़ लिया। अब तो आप लोग ही उसके माता पिता हैं। एक माँ जी उसकी शर्मा जी के यहाँ और दूसरी आप। क्या? जानकी चौंक गई। हाँ, मैं समीर को तुम्हारे हवाले कर जा रही हूँ जानकी। जब वो ट्रेनिंग कर आए और उसे मेरी मौत की खबर लगे तो उसे संभालना। कहते कहते निढाल हो गई जन्म। आवाज़ आना बंद हो गई, गर्दन एक और लुढ़क गई। बलवंत सिंह बेचैनी से सड़क पर चक्कर काट रहे थे। बेटी दामाद बिना बताए कल से न जाने कहाँ चले गए। सुबह से तीसरी बार आकर देख गए थे और अब तो वही सरकारी क्वार्टर के सामने ही डेरा डाल दिया था। अभी खड़े हो जाते, कभी सामने सड़क पर टहलने लगते। कहाँ चले गए? पड़ोसी बता रहे हैं कि रात को कहीं से आए, फिर दोनों कहीं चले गए। सरजू भी नहीं दिख रहे। कहीं राम जी के घर पर तो कोई अनहोनी नहीं घट गई जो बिना बताए चले गए। वैसे तो जब से शादी हुई है राम जी ने आना कम कर दिया है, पर कहाँ जाते हैं ये तो बताना चाहिए। हंडी खाने जाकर पूछने का ख्याल आया, फिर सोचा हो सकता है ऐसे ही चले जाते हों। नए नवेले दंपति है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अचानक मन में आया कि शर्मा जी हॉस्टल वालों से भी पूछा जाए। फिर लगा अभी और देख लेते हैं दोपहर तक। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर पलट कर देखा तो सफ़ेद बोलेरो दरवाजे पर रुकते पाया और उसमें से राम जी और जानकी को उतरते। पापा आप? शर्मा जी को विदा कर जैसे ही घर में जाने लगे कि राम जी की निगाह बलवंत सिंह पर पड़ी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? पापा, वो समीर है ना, उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, वहीं गए थे, जानकी बोली। आवाज में पूरी रात जागने और दुख भरे घंटे गुजारने का दर्द स्पष्ट था। ओह, बलवंत सिंह ने गहरी सांस ली। समीर को सब जानते थे, उसकी बातें ही इतनी करते थे राम जी, पर समीर तो ट्रेनिंग पर है, उसे खबर नहीं की? बलवंत सिंह ने पूछा। अंतिम संस्कार तो हो गया, अब सोचता हूँ खबर कर दूँ, राम जी बोले। नहीं, समीर को खबर नहीं होगी, उसे ट्रेनिंग पूरी करने दो। पर उसकी माँ मरी है, जब जानेगा तो क्या कहेगा? राम जी ने तर्क किया। उसकी माँ नहीं मरी। जानकी की आवाज़ भर्रा गई। उसे खबर करने दो बेटा, आखिर माँ का सवाल है। माँ नहीं मरी, ऐसा कहने से थोड़ी वो मान जाएगा। मान जाएगा, वो हमारा समीर है। मतलब ये पापा कि ये अब उसकी माँ है। समीर की माँ ने इन्हें ही समीर की माँ बना दिया है, तब से कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गई हैं। गंभीर घड़ी में भी राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ कहो या उसकी बड़ी बहन, मुझे कितनी आशा से जना ने यह जिम्मेदारी दी थी, देखा नहीं था आपने? सुन लिया पापा, खुद की शादी अभी हुई है, ये समीर से बमुश्किल 5 साल बड़ी होगी और चली है उसकी माँ बनने। मैं तो यही कहूँगा, अगर जानकी ने किसी को वचन दिया है तो उसे निभाना चाहिए। उम्र का कोई मायना नहीं। यदि ये समीर को बेटा या भाई रूप में देख रही है तो इसमें गलत क्या है? ये तो भाव की बात है। तभी ये मुझे कल से भाव नहीं दे रही, राम जी बोले तो सभी हंस दिए। अच्छा सुनो, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ हल्द्वानी अपने गांव जा रहे हैं 2 माह को। तुम्हारी गाड़ी रखने आया था। हमारी गाड़ी? राम जी पूछ बैठे। बेटा जिद नहीं करो, ये गाड़ी हमने जानकी के लिए ही खरीदी थी। उसे गाड़ी चलाने का शौक था, इसलिए उसी के नाम पर है। और तुम दोनों की शादी के 1 साल पहले से ही तो यह दहेज कैसे हुआ? पर पापा, आप और मम्मी को इसकी अभी ज़रूरत है, हमें गाड़ी क्यों चाहिए? आपने ही कहा ना जानकी को गाड़ी चलाने का शौक है। ये चलाएगी और मेरी जेब ढीली होगी पेट्रोल डला डला कर, राम जी बोले। हाँ, जैसे मैं तो दिन भर गाड़ी में ही घूमूंगी, जानकी ने उल्हाना दिया। अरे तुम दोनों आपस में मत लड़ो, ये लो चाबी, जब तक मैं और माँ गाँव से नहीं आ जाते ये यही रहेगी। और हाँ, कागज डिग्गी में है। कहते हुए बलवंत ने चाबी टीवी के पास वाली टेबल पर रखी और चल दिए। पर पापा, आप बैठे तो चाय वगैरह, सरजू काका भी आते ही होंगे। नहीं, तुम लोग अभी आए हो,
मुझे भी बहुत काम है, दोपहर की गाड़ी पकड़नी है। फिर भी चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी वहीं छोड़ाओ, बलवंत बोले। ठीक है, अपनी मोटरसाइकिल से, हंसते हुए कहा राम जी ने, तो बलवंत सिंह भी खिलखिला पड़े। जानकी। परिचित आवाज पर पलटकर देखा जानकी ने तो त्रिवेणी को अपने पीछे खड़ा पाया। अरे त्रिवेणी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, शॉपिंग को आई थी। तुम भी लगता है थानेदार साहब का बटुआ ले आई हो खाली करने, त्रिवेणी बोली, तो दोनों हंसने लगे। रिलायंस मॉल पर सामान अच्छा मिलता आता है, मैं तो खुद ही आकर ले जाती हूँ। ये तो सही है, यहाँ का सामान क्वालिटी वाला रहता है। अब हम तो 18-20 किलोमीटर दूर गांव से आते हैं, तो फिर और कहीं न जाकर यहीं आ जाते हैं और बिना हमसे मिले चले जाते हो, जानकी ने उल्हाना दिया। अरे कहाँ, लास्ट मंथ ही हमारी दोस्ती हुई है, तब से आज ही आ रही हूँ। तो चलो घर। ठीक है बाबा, बिलिंग करा ली, फिर चलते हैं। दोनों ने अपने सामान का भुगतान किया। जानकी के साथ आए घरेलू नौकर सरजू काका ने गाड़ी में सामान रखा। त्रिवेणी का ड्राइवर भी अपना सामान उठा लाया था। बैठो, कौन चलाएगा? हम चलाएंगे हुजूर। वंडरफुल, कहते हुए त्रिवेणी आगे बैठ गई। काका, आप उस गाड़ी में आ जाओ, ड्राइवर भैया ने घर नहीं देखा, सरजू को बताते हुए जानकी ने गेट खोल ड्राइविंग सीट संभाली। जी बेबी साहब, सरजू काका ने हुक्म बजाया। बेबी साहब? त्रिवेणी इमिटेट करते हुए हंसी। सरजू काका दरअसल हमारे परिवार के ही सदस्य हो गए हैं। पापा के साथ हल्द्वानी से उस समय आ गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, तभी से मुझे बेबी साहब ही कहते हैं। अच्छा, तो दरोगा जी को दहेज में सिर्फ सरजू काका ही मिले हैं? फनी, जानकी बोली और त्रिवेणी के साथ ही हंस पड़ी ठठाकर। भीड़ भाड़ में कुशलता से गाड़ी चलाती जानकी को देख त्रिवेणी प्रभावित हुई। सड़कों गलियों से चक्कर काटती 10 मिनट में ही घर पहुंच गए। जानकी ने गाड़ी से उतर त्रिवेणी को अपना छोटा पर व्यवस्थित घर घुमाया। क्वार्टर अच्छा है, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि ऐसी ही जिंदगी की, पर गांव नसीब हुआ। बाहर लॉन में बैठते हुए त्रिवेणी बोली, बनाओ नहीं, हवेलियों में रहती हो और कहती हो गांव में रह रही हो। जानकी खड़ बड़े मकानों से खुश नहीं मिलती, घर बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा? हाँ, जिसमें रहने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो, शांति हो, सुकून हो, रूखी सूखी हो पर चैन की हो। बड़ी दार्शनिक की तरह बातें कर रही हो। क्या तुम्हें प्यार नहीं मिला? जानकी गलत न समझना, अभय और मैं तो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं जैसे तुम दोनों, पर परिवार में कभी कभी शांति नहीं रहती। अब बड़ा है, संयुक्त है, भाई साहब अभी भी मालिक हैं सबके, तो उनसे कोई समस्या रहती है जानकी के माथे पर बल पड़े। अक्सर नहीं, कभी कभी अभय को बहुत तनाव में देखती हूँ, पर ठाकुर साहब के तो वो आज्ञाकारी भाई लग रहे थे। वो तो है, अब काम ही इतना फैला है। ये तो सही है, कभी कभी काम की अधिकता से तनाव हो जाता है। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे वो तुम्हारे सरजू काका आ रहे हैं ना, वही बना लेंगे। तुम तो बैठो, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो आ जाया करो रोज। मैं भी दिन में बोर होती रहती हूँ। मेरे साथ तो 100 झंझट, कभी गाड़ी नहीं, कभी ड्राइवर नहीं, कभी भाई साहब का हुक्म। तुम तो गाड़ी चला लेती हो, तुम क्यों नहीं आ जाया करती? नर्मदा के दर्शन रोज करोगी तब पुण्य मिलेगा। अच्छा विचार है, रोज तो नहीं पर 2-4 दिन में आया करूंगी। मुझे लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है। मैं कई दिन से सुहागिल करना सोच रही थी, कल ही कर लेते हैं, तुम आ जाओ। ठीक 12 बजे के बाद चलेगा? ओके डन, त्रिवेणी बोली, तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। नेक्स्ट टाइम, मुझे तैयारियां भी करनी है, तुम कल आओ। ज़रूर, सी यू टुमारो, बाय, त्रिवेणी बोली और बाहर निकल गाड़ी में सवार हो निकल ली। क्या बकते हो अंगद लाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अमूमन शांत रहने वाले राम जी पुलिस थाने में प्रधान आरक्षक अंगद लाल त्रिवेदी पर उस समय भड़क गए जब उन्होंने पकड़ी गई रेत की ट्रक छोड़ने को कहा। सर, मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ, दिमाग से बोल रहा हूँ। जितनी भी ट्रक पकड़ी है सब ठाकुर साहब से जुड़ी हैं। ठाकुर साहब? कौन ठाकुर साहब? विधायक महोदय। क्या? इसीलिए हमारी इस रोचक कहानी को यही रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
एंड शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने नाम का मीनिंग व उसके आपकी लाइफ में प्रभाव को भी शेयर करें।